फवाद हसन फवाद जैसा बहादुर ब्यूरोक्रेट जेल काट ली, झूठे मुकदमात भुगत लिए, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। आप तो अपना स्टाफ भी सही सिलेक्ट नहीं कर सके थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल का नाज़रीन। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के भी साबिक़ कप्तान, पाकिस्तान के भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, आज उनकी पहली दफ़ा जब से गिरफ़्तारी हुई है, मीडिया से गुफ्तगू हुई है, उन्होंने क्या नया इल्ज़ाम लगाया है, किसको तलब करने की बात की है अदालत में, और किसको 9 मई का ज़िम्मेदार करार दिया है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरा मामला है नाज़रीन, हमारे दोस्त हैं एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज़, दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। मैं पूरा बताऊंगा कि मामला अब कहाँ तक पहुँचा हुआ है और मरियम नवाज़ ने क्यों खामोशी इख्तियार की हुई है। फिर इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं दिए जा रहे इलेक्शन के लिए, कहीं कोई चक्कर तो नहीं चलाया जा रहा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस मामले में किसकी तलबी हुई है वो भी बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अडयाला जेल में साइफ़र केस की आज समाअत हुई है। इमरान खान साहब जब से गिरफ़्तार हुए थे तो उसके बाद 5 अगस्त को वो गिरफ़्तार हुए थे तोशाखाना केस में सज़ा के बाद। तो उनकी पहली दफ़ा आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है, आमना सामना हुआ है, और जज अब्दुल असनाद साहब ने ये मौका क्रिएट किया उनके लिए, हाई कोर्ट का आर्डर था। खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, पहले मैं वो नाज़रीन को बताऊंगा, फिर मैं अपनी राय दूंगा। खान साहब से पूछा गया कि आपसे किसी ने मुज़ाकरात किए, इस पर इमरान खान ने जवाब दिया, मुझसे ना कोई मिला ना ही मुज़ाकरात किए। तवील अरसे तक जेल में रहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जेल में रहने को इबादत समझता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। पीटीआई छोड़ने वालों जो चंद रहनुमा हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने 9 मई के तनाज़र में जो गुफ्तगू की है वो मैं बताऊँ। उन्होंने कहा कि 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, जिस प्लान के तहत नवाज शरीफ वापस आया है। सीसीटीवी देख लें और कौन उनको अंदर लेके गया। मुझे गैर आइनी तौर पर पकड़ा गया, जबकि 48 घंटों में 10,000 लोग गिरफ़्तार किए गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने एक और बात की है कि मैं कसम उठाने को तैयार हूँ कि बुशरा बीबी को उस रोज़ देखा जिस दिन मुफ्ती सईद ने निकाह पढ़ाया। लंदन प्लान नवाज शरीफ को लाने और हमें जेलों में डालने का था। मैं आज वाज़ेह करता हूँ कि इंतखाबात पीटीआई जीतेगी। हालात देखकर खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना जाएं। ये खान साहब ने आज गुफ्तगू की है। एक और उन्होंने गुफ्तगू की है, सवाल उनसे पूछा गया जनरल बाजवा साहब और डोनाल्ड लू के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को अदालत में बुलाऊंगा, इस केस में सब कुछ उनके कहने पे हुआ। ये खान साहब, मेरे खान साहब से 2-3 सवालात हैं। आप कह रहे हैं 9 मई के वाक़ये का ज़िम्मेदार नवाज शरीफ है। भाई आप इतनी गलत बयानी ना करें। सारी कौम को पता है, जो जेलों में हैं, जो जेलों में नहीं गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो सब कुछ बता रहे हैं। सारे सबूत मौजूद हैं कि 9 मई में क्या हुआ। क्या GHQ पे अटैक नवाज शरीफ के लोगों ने किया था? क्या राजा बशारत नून लीग का हिस्सा थे? जो वहाँ से पकड़े गए बाकी लोग वो नून लीग का हिस्सा थे? जो कोर कमांडर हाउस लाहौर जिना हाउस जिसे कहा जाता है, वहाँ अंदर जाके आग लगाई, वीडियोज़ लहराते थे, वो कौन थे? कोई नून लीग के लोग थे? खुदा का खौफ करें खान साहब। जेल में भी जाकर उधर से आप कह रहे हैं इबादत है, मैं बड़ी इबादत करता हूँ, बड़ा इबादत गुजार हूँ। वो आपका और अल्लाह के दरमियान मामला है। यहाँ मामला, आप गलत बयानी ना करें, झूठ ना बोलें। नवाज शरीफ का क्या लेना देना जी 9 मई से? नवाज शरीफ आपका सियासी मुखालिफ है, उसने जेलें काटी आपके दौर में, फिर जिला वतनी हुई, इलाज के लिए गए, आपने खुद भेजा, आपकी काबीना ने भेजा। जनरल बाजवा साहब का भी रोल होगा यकीनन इसमें, लेकिन फाइनल अप्रूवल आपने दी थी ना देते। आपने पंखे उतरवाए थे, AC उतरवाए थे, TV बंद करवाए थे, अमेरिका में जाके तकरीरें की थी, और अब आपको जेल में जो फैसिलिटियाँ अभी मिली हैं किसी कैदी को नहीं है। देसी मुर्गी किसी को दी जाती है पका के,
बता दे कोई कैदी कौन सी दाल दी जाती है, दाल माश, दाल चना दी जाती है। फिर और आपको वाक करने के लिए दीवारें तोड़ी गई खान साहब आपके लिए। फिर खान साहब खावर मानिका, मैं तो उसकी कई बातों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं आपकी भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि आपने बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन लाहौर में फरा गोगी ने निकाह के अरेंजमेंट किए और आपने उनको देखा। ये गलत बयानी आपकी तरफ से भी है। आप बुशरा बीबी के पास जाते थे, मिलते थे खावर मानिका के घर। खावर मानिका के अलावा बाकी लोगों ने भी इस हवाले से बहुत सी बातें की हैं। तो लिहाजा ये शरई मसला है, मामला अदालत में है। मैं ज़्यादा बहस में नहीं उलझना चाहता क्योंकि शरीयत के मामलात बड़े नाजुक होते हैं। कुरान और सुन्नत की हदीसों के हवाले से देखें आप, तो अब ना इसमें मैं उलझना नहीं चाहता बहस में। तो खान साहब ये भी आपने गलत बयानी की है। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा जनरल बाजवा साहब, तो मुझे ये बताएं जनरल बाजवा को आप सारी ज़िंदगी के लिए फिर मुद्दत मुलाजमत में तोसी क्यों देने के लिए तैयार थे? पहली आपने एक्सटेंशन क्यों दी 3 साल की? नवाज शरीफ ने जनरल राहिल को नहीं दी, पनामा हो गया, डान लीक्स हो गया। अगर वो दे देते तो आपने सारी ज़िंदगी वज़ीर आज़म नहीं बनना था। जहाँ तक आपका ये तलक है डोनाल्ड ट्रंप को आप पाकिस्तान की अदालत में बुलाएंगे, ये तो मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं लगता। बाजवा साहब को आपने बुलाना है, आप दरख्वास्त दे दें, आपके वकला दरख्वास्त दे दें अदालत को। अदालत फ़ैसला करेगी कि उनको बुलाना है गवाह के तौर पर। उनसे क्या गवाही आपने चाहते हैं? गवाह तो वो दफ्तर खारजा वाले हैं। आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान वादा माफ गवाह बना हुआ है। उसने सईद मेहदी से कोई सबक नहीं सीखा, जिसने जेल काट ली, वादा माफ गवाह नहीं बना मुशर्रफ दौर में। फवाद हसन फवाद जैसा बहादुर ब्यूरोक्रेट जेल काट ली, झूठे मुकदमात भुगत लिए, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। आप तो अपना स्टाफ भी सही सिलेक्ट नहीं कर सके थे। आज़म खान जिसने कभी ब्यूरोक्रेसी में इस्लामाबाद के अंदर काम नहीं किया था, उसको आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया और जो मामलात हुए आपके सामने हैं। तो लिहाजा ये आप अपॉर्चुनिटी आपको मिली है मीडिया से बात करने की और आपको ये अदालत ने दी है, लेकिन गलत बयानी ना करें। बात जो सही है, हाँ आपकी पॉपुलैरिटी है, कोई शक नहीं, हर बंदा कह रहा है पॉपुलैरिटी है, लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट करना वो एक अलग साइंस है, अलग आर्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स होती है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। शहरी हलकों में थोड़ा बहुत होता है, मकबूलियत का मामला चलता है। जो दही हलके हैं वहाँ हलके की सियासत बड़ी मुख्तलिफ होती है। खान साहब तो आपके तो 90% लोग भाग गए हैं, चंद रह गए हैं, वकला रह गए हैं। अब वकला में भी आपने वो बंदा सेलेक्ट किया है जो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था, वो आपने, यानी आपने पहले उस्मान बुज़दार लाए, महमूद ख़ान लाए, अब बैरिस्टर गौर लाए। कोई तगड़ा बंदा पार्टी के अंदर से आपने अपना जानशीन बनने नहीं दिया। दूसरा मामला है नाज़रीन, दानियाल अजीज़ साहब हैं और एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं नून लीग के, सीनियर रहनुमा हैं। उनके दरमियान मैच पड़ा हुआ है जी। मेरी दोनों से बात हुई है, दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ है जी। मैंने उस दिन भी व्लॉग किया था, उसमें मैंने बताया था महंगाई अगर हुई है तो पूरी हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार है, पूरी पीडीएम, कोई एहसन इकबाल अकेला ज़िम्मेदार नहीं है। हाँ, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, उसकी और वजूहात भी हैं बहुत सारी, IMF है, बाकी चीज़ें हैं, वो बहस लंबी हो जाती है। मैं फ़िलहाल दानियाल अजीज़ की बात तक महदूद होता हूँ। एहसन इकबाल, दानियाल अजीज़ ने बड़ी कुर्बानी दी, 5 साल की नाली काटी। मरियम नवाज़ के मीडिया सेल का अहम हिस्सा थे तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़। जो मरियम नवाज़ उनको लाइन देती थी, गाइडलाइन देती थी, वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी सी बात पे शुकाज हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी कितने अरसे से तनकीद कर रहे हैं, कोई शुकाज दिया गया उनको? नहीं दिया गया। चौधरी निसार तनकीद करते रहे,
उनको भी शौकाज नहीं दिया गया था, वो खुद ही पार्टी से अलग हो गए 2018 में। मिफ्ता इस्माइल को कोई शौकाज नहीं दिया गया। एक बयान दे दिया दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल के ऊपर। एहसन इकबाल इतना माइंड कर गए उस बात को कि उन्होंने शौकाज करवा दिया। और मरियम नवाज खामोश हैं, जिसके कहने पे दानियाल अजीज़ ने बयानात दिए थे, वो क्यों खामोश हैं? हाँ, दानियाल अजीज़ की इस बात पे मैं दुरुस्त नहीं मानता। वो जो कह रहे हैं जी मरियम औरंगज़ेब की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी जी 16 महीने में, वो मीडिया में भाई परफॉर्मेंस होती तो उसके बावजूद नहीं थी, उसके बावजूद वो पार्टी को डिफेंड करती रही। और आप मेरा ख्याल है आपने तनकीद करनी थी दानियाल साहब मरियम नवाज़ पे, और आपने इसीलिए मरियम औरंगज़ेब का नाम लिया। भाई डायरेक्ट मरियम नवाज़ का नाम ले लें आप फिर, जो आपके लिए खड़ी नहीं हुई, जिन्होंने स्टैंड नहीं लिया नवाज शरीफ के आगे, शहबाज शरीफ के आगे कि शौकाज ना दे, ये मामला इफ़ाम और तफ़हीम से बैठ के हल कराएं और इसी तरह ये हल होगा। दानियाल अपने हल्के में वो भी पॉपुलर आदमी है, उसका वालिद भी MNA रहा है, वज़ीर रहा है। एहसन इकबाल भी अपने हल्के में पॉपुलर है। तो ये जो 2 लोटों को टिकट देने की बात हो रही है, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, तो भाई सारे लोटे अब आप वापस ले रहे हैं। ये तो असूल वाली तो सियासत नहीं है ना। आप असूल वाली सियासत जब हो रही होती तो फिर बात होती। नाज़रीन, आखिरी मामला है, इलेक्शन कमीशन को 42 अरब रुपए फ़ंड्स देने के लिए, इलेक्शन के लिए बजट में फ़ंड रखे गए। अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए दिए गए हैं। 17 अरब रुपए वो मांग रहे हैं, उन्होंने अरेंजमेंट्स करने हैं, इलेक्शन शेड्यूल देने वाले हैं, तो वजारत ख़जाना नहीं दे रही। कोई दाल में कुछ काला है? इलेक्शन मुलतवी कराने की कोई गेम हो रही है क्या? ये ब्यूरोक्रेट जो हैं, सेक्रेटरी ख़जाना इमदाद बोसाल साहब, कब के लगाए हुए हैं? इनको किसने लगाया था सेक्रेटरी ख़जाना? इसहाक डार साहब ने। इसहाक डार साहब की भी सरकारी पोजीशन है, सेनेट में कायदे अवान है। वो जिस तरह नोटिफिकेशन हुआ सरकारी मराद लेने के लिए, मैं उसको कोई अच्छी रवायत नहीं समझता। आज इलेक्शन कमीशन ने तलब किया सेक्रेटरी फाइनेंस को अभी कि फ़ंड रिलीज़ करें। वो क्या वजूहत देते हैं? वजूहत कुछ 17 अरब क्या चीज़ होती है हुकूमत के लिए रिलीज़ करना? कोई दाल में कुछ काला ना डालें, फ़ंड्स दें ताकि 8 फरवरी के इलेक्शन यकीनी हों, वरना ये सेक्रेटरी फाइनेंस जो हैं इन पर तौहीन अदालत भी लगेगी और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इनको फिर अदालत में बुलाएंगे जब इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री फ़ंड्स नहीं दे रही। तो उस वक्त ये इमदाद बोसाल क्या करेंगे? लिहाजा इनको वही करना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन इनको कह रहा है और फ़ंड्स फ़ौरन देने चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाअल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी।